नमस्ते भाइयों। कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। अभी थोड़ा सा टाइम मिला तो सोचा कि बहुत लोग हमें कमेंट करते हैं। कुछ कमेंटों के मैं जवाब दे पाता हूँ, कुछ के नहीं दे पाता हूँ। तो आज जो कमेंट हैं जिनको मैंने चुना है उनके मैं जवाब दे रहा हूँ आज वीडियो के मार्फत। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप संपर्क कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपना बता रखा है कि किस तरीके से हम काम करते हैं। और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपका कमेंट मुझे अच्छा लगा तो हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। तो जो लोगों ने कमेंट किए हैं उनकी मैंने शॉर्ट में कुछ जवाब दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। हमारे एक भाई हैं, इन्होंने हमसे पूछा है कि पैतृक संपत्ति जो कि पिता के नाम है उससे वसूली हो सकती है 125(3) में। नहीं भाई साहब, आपकी अगर पैतृक संपत्ति है और पिता के नाम संपत्ति है तो उस संपत्ति से किसी भी तरीके की कोई वसूली नहीं हो सकती है। अगर आप चाहें तो अपने पिताजी के मार्फत एक इंजेक्शन सूट फाइल करा सकते हैं अपनी ही सिविल अदालत में, लेकिन 125 के तहत में वसूली नहीं हो सकती है क्योंकि ये रिलायबिलिटीज पति की होती है। दूसरे हैं, उन्होंने हमसे बोला है कि डाइवोर्स केवल दूसरी शादी की अनुमति है, इससे पहली पत्नी का कोई भी अधिकार खत्म नहीं होता है जब तक कि वो दूसरी शादी ना कर ले। ये बात बिल्कुल सही है। CRPC 125 सब सेक्शन 1 क्लाउज बी के तहत में ये बात कही गई है कि पत्नी के अंदर वो पत्नी भी आती हैं जिनका तलाक हो गया है लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे डाइवोर्स तो हो गया, दूसरी शादी की अनुमति है, लेकिन दूसरी शादी अगर लड़के ने कर ली और पहली वाली वाइफ ने जिससे तलाक हो चुका है उसने अगर डाइवोर्स अगर वो मेंटेनेंस अगर मांग लिया है, कोई अधिकार मांग लिया है, तो उसका तो जीवन वैसे भी डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरी वाली क्यों चाहेगी? तो इस डाइवोर्स का कोई मतलब नहीं है मेरे ख्याल से, जब सारे के सारे राइट्स उसके बहाल हैं। तो और रही बात कि अगर पत्नी ने दूसरी शादी कर ली तलाक के बाद, तो पति कैसे साबित करेगा किसने दूसरी शादी कर ली? इसलिए पति जीवन भर बॉन्ड रहेगा। तलाक का कोई अर्थ नहीं है, तलाक का कोई सेंस नहीं है। और हिंदू मैरिज एक्ट में जो धारा 13 बनाई गई है इसका कोई मतलब समझ में नहीं आता है। अब अब एक भाई साहब हमसे पूछ रहे हैं कि लगभग 5 साल से एडल्ट्री में है, जो कि 2 मंथ पता चला है, और वाइफ 52 ईयर की है। कोई प्रूफ कौन कि वह एडल्ट्री में है? कैसे प्रूफ करूं कि वह एडल्ट्री में है? ये रिलायबिलिटी आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको प्रूफ करते हैं, लेकिन अपने भारतीय कानून में एडल्ट्री को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है और ना उसके कोई मायने रखे गए हैं। तो आप देखिए किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपकी वाइफ किसी दूसरे के साथ में अगर रह रही है तो आप हैबियस कॉर्पस का सहारा ले सकते हैं। और इंडियन एविडेंस एक्ट 114 के तहत में ये कहा गया है कि अगर लंबे समय से यदि किसी के साथ में लिविंगशिप में रह रहे हैं तो उसको एज ए मैरिज की तरह ही माना जाएगा। दूसरा एक कमेंट आया है कि सर मेरी पत्नी 6 माह से अपने मायके जाकर बैठी है और हम बुलाएं तो कहती है कि अपना प्रॉपर्टी मेरे नाम करोगे तब जाऊंगी। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपकी पत्नी है आपसे ये कह रही है कि अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करा दो तब हम वहाँ जाएंगे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप की जो पत्नी है वो प्रॉपर्टी नाम लेने के बाद में वो आपके साथ रहेगी। ये आपको ब्लैकमेल कर रही है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है। मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति में आपकी पत्नी आपके साथ में नहीं रहेगी और आप बहुत बड़े धोखे के पात्र बन जाएंगे। थोड़े से सचेत रहें। एक कमेंट ये आया है कि बेटा यदि पति पत्नी से ज़्यादा एजुकेटेड है, पता है कि वो 27,000 पर मंथ की सर्विस कर रही है, बट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, क्या किया जाए? अगर 27,000 की अगर वो नौकरी कर रही है मंथली के हिसाब से, तो उसका जिस कंपनी में वो कर रही होगी तो उसका ITR भी भरा जा रहा होगा। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से RTI लगा के फॉर्म 16 मांग सकते हैं जो एम्प्लॉय बढ़ता है। इससे हो सकता है आपकी कुछ मदद हो जाए। आगे कमेंट आया है
मेरे अगेंस्ट में दूसरी बार वारंट निकला है मेंटेनेंस के लिए, जबकि सेक्शन 9 फेवर में मई 2016 कोर्ट ऑर्डर दिया, बट वाइफ किड्स ज्वाइन नहीं किया। 4 साल इंतज़ार किया, रजिस्टर लेटर भी भेजा, फिर भी नहीं आया। फादर डिमिल की सुधा के लिए मैं ज्वाइन नहीं किया, फिर 2022 में डाइवोर्स डाला। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो, मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि सेक्शन 9 की डिक्री है ना, वो चाहे भले ही आपके फेवर में क्यों ना हो जाए, सीपीसी में एक प्रावधान भी है कि आप फैमिली मैटर्स पे सेक्शन 9 की डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। अगर वो डिक्री अगर आपके फेवर में आ गई है तो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, आप उसकी मर्जी से, आप उस मर्जी के बगैर आप उसको बुला नहीं सकते। डिग्री आपके फेवर में हुई है सेक्शन 9 की, आपको 2 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। 2 साल इंतज़ार करने के बाद में आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, उसके भी आप में आपको डाइवोर्स मिल सकता है। सर फैमिली मैटर में केस चलता है तो नौकरी लगने पर पुलिस वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है क्या? देखिए जब आपकी नौकरी लगने की जब कोई बात आती है तो पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है उसमें फैमिली मैटर्स में प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन में लिखा जाता है, क्योंकि अगर आपके मैटर पेंडिंग हैं, कोर्ट में चल रहे हैं, डिसाइडेड नहीं है, तो आपके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सज़ा मिल गई है या आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर हो गया है या कोई ऐसा क्रिमिनल, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस और 125 इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके खिलाफ़ में कोई क्रिमिनल एफआईआर दर्ज है थाने में और वो विचाराधीन है या इन्वेस्टिगेशन में है या उसका ट्रायल बाकी है, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी नौकरी में। अगर आप कन्विक्ट हो जाते हैं तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, जहाँ तक मेरा मानना है। ब्रह्मदत्त भाई, आपके जज्बे को नमन करता हूँ। मैं भी 7 साल से वकीलों द्वारा बेवकूफ़ जन के बाद कमान को संभाल लिया है, अब तो बस बाट लगनी है। भाई देखो, कोई भी वकील हमारी बात तब तक नहीं कह सकता जब तक हम खुद मेहनत नहीं करते हैं। हम दोष देने के लिए किसी को भी दोष दे सकते हैं, हम स्वयं भी अगर लड़ेंगे तो हमें खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को समझो, कोई वकील है गलत नहीं होता, होते हैं कुछ लेकिन सारे नहीं होते। कुछ मेहनत हमें भी करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने खुद स्वयं देखा है कि वकीलों के ऊपर बहुत सारा बर्डन होता है। एक दिन में 10-10, 20-20 केस होते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। क्या एक्स पार्टी डाइवोर्स होने पर 125 में पत्नी को डब्ल्यूएस में अपनी पत्नी लिखें या नहीं, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं? देखो, एक्स पार्टी डाइवोर्स आपके फेवर में हुआ है तो 125 उसने लगा दिया, उसके डब्ल्यूएस में आपको पत्नी तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी तलाक की डिक्री में भी पत्नी लिखा होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि 125 एक सब सेक्शन क्लॉज वी के तहत में ये कहा गया है कि पत्नी के अंदर वो पत्नी भी आती हैं जिनका तलाक हो गया हो और उन्होंने दूसरी शादी ना की हो, तो पत्नी तो कहना ही पड़ेगा भाई। आप दूसरा रूप तो उसको दे नहीं सकते हैं, क्योंकि सामाजिक विद्रोह हो जाएगा फिर। सर जी, मुझे आपसे बात करना है। मेरी सैलरी 9,000 रुपये है और कोर्ट ने ऑर्डर 9,000 का कर दिया है। अगर आपकी सैलरी ऑन रिकॉर्ड 9,000 रुपये है और कोर्ट ने ऑर्डर 9,000 रुपये का कर दिया है, तो आप CRPC 127 के प्रावधानों के तहत में उस ऑर्डर को अपनी सैलरी स्लिप, अपने पास में जो भी प्रूफ हो उनके तहत में आप दाखिल करके अब माननीय न्यायालय में प्रार्थना कर सकते हैं। अगर वाजिब हुआ तो अदालत आपकी बात को सुनेगी। सिंदूर लगाना जरूरी है या नहीं? हाँ, सिंदूर लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत में, हिंदू विवाह अधिनियम सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 के तहत में सिंदूर लगाना, महावर लगाना, चूड़ी पहनना, ये सारी चीज़ें हिंदू राइट्स के अंग हैं। और जब हम किसी केस को फाइल करते हैं कोर्ट में तो हम उसमें बाकायदा लिखते हैं कि हिंदू विवाह के तहत में हमारा, हिंदू रीति रिवाज के तहत में हमारी शादी हुई।
तो यहाँ पे ये सिंदूर जो है ना वो बहुत मायने रखता है, और जब तक सप्तपदी पूरी नहीं होती है तब तक वो शादी अमान्य जैसी मानी जाती है। अगर आप सिंदूर नहीं लगा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले के प्रति में क्रियल्टी कर रहे हैं, क्योंकि ये हिंदू रेट्स के अधीन है। अगर आपने हिंदू रेट्स के अधीन अगर शादी की है तो इसकी मान्यता है। और बाकी का आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग फैमिली मैटर से पीड़ित हैं, हम भी पीड़ित रहे हैं। हमने आपकी मदद के लिए बहुत मेहनत की है, और हम हमेशा ये सोचते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी निर्दोष परिवार फंसे नहीं, और हमेशा ये कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से उनकी मदद की जाए। आप लोगों से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो वीडियो हम बनाते हैं ना, बहुत अध्ययन करने के बाद, किताबों में ढूंढने के बाद, नेट पे सर्च करने के बाद में चीज़ों को तर बितर करके ना हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। बाकी का अगर आप लोगों को किसी सहायता की ज़रूरत है तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग हमारी मदद करिए, हम आपकी मदद करने को हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद।